में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोक प्रशासन में सेकेंड यूनिट का मानवीय संबंध आंदोलन या मानवीय सदन सिद्धांत टॉपिक चल रहा है। मानवीय संबंध सिद्धांत, यह सिद्धांत एल्टन मियो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? एल्टन मियो के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इस सिद्धांत के जनक एल्टन मियो को ही माना जाता है। मानवीय संबंध सिद्धांत में एल्टन मियो मनुष्य को एक मानवीय प्राणी मानता है, आर्थिक प्राणी नहीं। क्या यानी एल्टन मियो महोदय कहते हैं कि मानव एक मानवीय प्राणी है, आर्थिक प्राणी नहीं है। एल्टन मियो ने इस सिद्धांत को डॉक्टर विधि का नाम देकर भी संबोधन किया गया है या संबोधित किया गया है। अब आते हैं अगली हेडिंग, मानव संबंध आंदोलन के उदय के कारण। एल्टन मियो के अनुसार मानव संबंध आंदोलन के उदय के कारण क्या है? पहला कारण है आर्थिक मंदी। पहला कारण क्या है? मानव संबंध आंदोलन के उदय के कारण में पहला कारण है आर्थिक मंदी। जैसे सरकार के द्वारा मार्केट में आर्थिक मंदी आ जाती है तो लोग एक मानव आंदोलन का उदय हो जाता है। लोग बाग सड़कों पर आ जाते हैं, कोई चीज़ गलत हो रही है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, ये सभी क्या है? आर्थिक मंदी होती है। किसान आंदोलन, ये सब आर्थिक मंदी के उदाहरण हैं। दूसरा है पूंजी आधारित उद्योग का विकास, यानी जो किसान लोग, ग्रामीण लोग उद्योग का लगा नहीं सकते, ये पूंजीपति जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यवसाय करने वाले, वो उद्योग लगाकर उद्योगों को महंगा कर देते हैं। तो इसलिए मानव संबंध सिद्धांत का उदय के कारण दूसरा है पूंजी आधारित उद्योग का विकास। पूंजी आधारित उद्योग का विकास। तीसरा कारण है तकनीकीवाद का विकास। आजकल उद्योग की यानी उद्योग कंपनियों में नई नई तकनीकी आने के कारण मजदूरों की कमी कम हो गई, क्योंकि जहाँ पे 20 मजदूर काम करते थे, आज वहाँ पे 20 मजदूरों की जगह पर नई मशीनें ने जगह ले ली और मशीनों के द्वारा एक व्यक्ति काम कर सकता है, यानी 20 मजदूरों का रोजगार को एक मशीन कर देती है। इसलिए तकनीकीवाद का भी विकास होता है, ये मानव संबंध आंदोलन का। तीसरा है टेलरवाद की प्रतिक्रिया। टेलरवाद की प्रतिक्रिया क्या है? टेलरवाद ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। पांचवा कारण है वर्ग विरोध, यानी किसी जाति के द्वारा जाति वर्ग विरोध हो जाता है तो उस कारण मानव संबंध आंदोलन को भी जन्म होता है। अगला हमारा टॉपिक आएगा पद सोपानिक प्रक्रिया या पदानुक्रम। पद सोपानिक प्रक्रिया क्या है और पद सोपानिक प्रक्रिया क्या है? पदों की ही क्रमता को ही पद सोपान कहा जाता है। पद सोपानिक प्रक्रिया। पद सोपानिक प्रक्रिया का हमारा टॉपिक है पद सोपानिक क्या है? पदों की क्रमबद्धता को ही पद सोपान कहा जाता है। पद सोपानिक प्रक्रिया को प्रशासन में पदोन्नति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी प्रशासन में पद सोपानिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? पद सोपान। हेनरी फ्यूएल ने पद सोपान को इसके लिए श्रृंखला कहा है, यानी
पदों की क्रमबद्धता को ही पद सोपान कहा जाता है और ये प्रशासन में पद सोपानिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये कैसे भूमिका निभाती है, जैसे हम आपको एक पिरामिड के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक पिरामिड ये है, ऊपर प्रबंधक बैठा हुआ है यानी उच्च अधिकारी, नीचे अधीनस्थ बैठे हैं और यहाँ पे 4th ग्रेड का अधीनस्थ और नीचे जनता। अब जनता यानी किसी व्यक्ति का काम कोई ऑफिस में बढ़ गया तो वही एक यानी डी ग्रेड के वाले बाबू के पास जाएगा, बाबू अगले वाले बी अधीनस्थ को देगा, सी को देगा, सी वाला बी को देगा, बी वाली एक प्रबंधक को देगा। फिर वापस प्रबंधक उस फाइल को ए के पास, ये क्रमबद्ध आधारित कार्य होता रहता है। इसलिए इसे यानी पद सोपानिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पद सोपानिक प्रक्रिया का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने इसे स्केलीय श्रृंखला भी कहा है, यानी स्केलीय श्रृंखला बताया गया है। मोने ने पद सोपानिक प्रक्रिया को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया या फिर स्केलीय प्रक्रिया कहता है। यानी इस पद सोपानिक प्रक्रिया को दो विचारक, एक तो हेनरी फ्योल ने पद सोपान को स्केलीय श्रृंखला बताया गया है, जबकि मोने के द्वारा पद सोपान प्रक्रिया को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया या स्केलीय प्रक्रिया बताया गया है। क्या बताया गया? एक सार्वभौमिक या स्केलीय प्रक्रिया बताया गया है। पद सोपान या पदानुक्रम का अर्थ। पद सोपान या पदानुक्रम का अर्थ क्या है? पद सोपान का अर्थ होता है पिरामिडीय शैली में संगठन के क्रमिक चरण ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। यानी हमने आपको बताया था पद सोपानिक प्रक्रिया वो होती है जो एक क्रम में। पद सोपानिक प्रक्रिया का अर्थ बताया था। पद सोपान पिरामिड शैली में संगठन के क्रमिक चरण ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं, उसे पद सोपानिक प्रक्रिया कहते हैं। पद सोपानिक प्रक्रिया जैसे यह एक पिरामिड है, यहाँ पे एक प्रबंधक बाबू बैठा है, बी अधीनस्थ, सी बी अधीनस्थ और डी बी अधीनस्थ। कोई व्यक्ति है वो अपनी काम को कराने के लिए या कोई फाइल लेके जाता है, कोई कार्य को कराने के लिए वो यानी डी बाबू के पास देगा उस फाइल को। फिर वापस डी बाबू अपने सी बाबू को देगा यानी सी अधीनस्थ को देगा। सी अधीनस्थ अपने बी अधीनस्थ को उस फाइल को देगा और बी वाला ए यानी प्रबंधक को देगा। फिर वापस उस फाइल पे प्रबंधक सिग्नेचर करेगा। फिर वो बी अधीनस्थ बी वापस सी के बाद ए बी के पास, बी सी के पास, सी यानी डी के पास, फिर वापस डी के पास। ये एक पद सोपानिक प्रक्रिया चलती रहती है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्रमिक रूप से क्रमिक यानी जो कर्मचारी होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। पद सोपान की कुछ परिभाषाएं। पद सोपान की परिभाषाएं क्या है? पद सोपान की परिभाषाओं में अगली परिभाषा हमारी आती है मिलेट के अनुसार। किसके अनुसार? मिलेट के अनुसार। मिलेट महोदय कहते हैं उच्चानी क्रम एक प्रणाली है जिसमें कई विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यानी उच्चानी प्रक्रम यानी पद सोपान एक प्रणाली होती है जिसमें कई विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को यानी कई विभागों के प्रयासों को या फिर कई लोगों के प्रयासों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, किसमें? क्रमबद्धता के रूप में। नंबर बाई ये मिलेट महोदय कहते हैं। अगला हमारा विचारक आता है एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट क्या कहता है? एल.डी. वाइट कहता है कि उच्चानी क्रम में ऊपर से नीचे तक तमाम जिम्मेदारियों को यानी तमाम जिम्मेदारियों के स्तरों के जरिए श्रेष्ठ अधीन संबंध निर्धारित होते हैं। क्या होते हैं? श्रेष्ठ संबंध निर्धारित होते हैं। एल.डी. वाइट
ने एक परिभाषा दी है। एल.डी. वाइट कहता है कि जो उच्चानी क्रम में ऊपर से नीचे तक तमाम जिम्मेदारियों के स्तरों के जरिए जो श्रेष्ठ अधीन यानी उच्च अधिकारी का संबंध निर्धारित होता है, ये डायरेक्ट उच्च अधिकारी से संबंध निर्धारित होता है। किसके द्वारा? पदानुक्रम के द्वारा। पद सोपान उच्चानी क्रम को उचित प्रकार से लागू करने के लिए हम 3 सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है। यानी पद सोपान को सही लागू करने के लिए 3 सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है। पहला सिद्धांत है उचित माध्यम का सिद्धांत। उचित माध्यम का सिद्धांत यह है कि सभी निर्देशों यानी आदेशों, संदेशों को उचित माध्यम से पहुंचाना चाहिए। पद सोपान के उचित प्रकार को लागू करने के लिए यानी 3 सिद्धांत दिए गए, जिसमें पहला सिद्धांत आता है यानी उचित माध्यम का सिद्धांत। उचित माध्यम का सिद्धांत यह कहता है कि सभी निर्देश या आदेश या संदेशों को उचित माध्यम से पहुंचाना हो। दूसरा सिद्धांत है तदानुरूपता का सिद्धांत। तदानुरूपता का सिद्धांत क्या है? तदानुरूपता का सिद्धांत अर्थात जिसमें जैसी योग्यता है उसको उसी प्रकार का कार्य सौंपा जाना चाहिए और उसके अनुरूप उसको अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। यानी तदानुक्रम का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि जिसमें जैसी योग्यता है तो उसको उसके अनुसार ही कार्य सौंपना चाहिए और उनके अनुसार ही उसके अधिकार को उसको सौंपना चाहिए। जैसे उच्च अधिकारी है तो उच्च अधिकारी को उच्च कार्य और उच्च कार्य या उच्च अधिकार दोनों ही सौंपनी चाहिए। निम्न अधिकारी को निम्न कार्य या निम्न अधिकार ही सौंपनी चाहिए। तीसरा कारण है हमारा सिद्धांत है निर्देश में एकता का सिद्धांत यानी आदेश में एकता का सिद्धांत। पद सोपान में तीसरा सिद्धांत है आदेश में एकता का सिद्धांत, अर्थात एक अधीनस्थ को आदेश ठीक उसके उच्चतर से ही प्राप्त होने चाहिए। यानी एक अधीनस्थ यानी जो छोटा आदमी है या छोटा कर्मचारी है उसको आदेश सिर्फ उसके एक उच्च अधिकारी यानी एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए। अब आते हैं हमारे पद सोपान के लाभ। पद सोपान के लाभ क्या है? पद सोपान का पहला लाभ है यह संगठन में एकीकरण व संबद्धता के औजार को यानी यह संगठन में एकीकरण व संबद्धता के औजार के रूप में कार्य करता है। पद सोपान यह संगठन में एकीकरण व संबद्धता के औजार के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? टूल के रूप में। और एकीकरण संगठन का एकीकरण करने के लिए और उनमें आपस में संबंध बनाने के लिए एक औजार के कार्य करता है। किसका? औजार के रूप में कार्य करता है। पद सोपान का दूसरा लाभ है यह संचार के एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यानी संचार में एक माध्यम के रूप में कार्य करता है यानी साधन के रूप में कार्य करता है। कौन? पद सोपान। किसी फाइल को पहुंचाने के लिए आदान प्रदान करने के लिए पद सोपान का होना जरूरी होता है, तो यह एक माध्यम का कार्य करता है। पद सोपान का तीसरा लाभ यह सभी स्तरों पर जिम्मेदारियों निर्धारित करने में सहायक होता है। यानी सभी स्तरों पर जिम्मेदारियों का निर्धारित करने में सहायक होता है। कौन? पद सोपान। तीसरा कारण यानी तीसरा लाभ है हमारा पद सोपान का, यह सभी जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा लाभ है यह प्रवाह को छिन्न भिन्न होने से रोकता है। यानी जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको छिन्न भिन्न होने से पद सोपान रोकता है। पांचवा लाभ है यह सभी स्तरों पर काम की भीड़ नहीं लगाने देता है। यानी जो छोटे से लेकर बड़े स्तर तक ये कार्य की भीड़ को नहीं लगाने देता है। छठा लाभ है निर्णय निर्माण में यह मदद करता है। किसमें? निर्णय निर्माण में
पद सोपानिक मदद करता है। किसी भी संस्था का निर्माण या संगठन का निर्माण करने में या कोई वस्तु का निर्माण करने में पद सोपानिक कार्य करता है। उच्चतम अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी के रूप में पद सोपानिक का कार्य करता है। 7वां लाभ है यह फाइलों की आने जाने की प्रक्रिया को सरल बना देता है। पद सोपानिक प्रक्रिया यह है कि ये फाइल आती है, यानी जो कर्मचारी या ऑफिस में प्रशासनिक कार्यालय में जो फाइलें होती हैं उनको ले जाने और आने जाने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, एक सरल बना देता है। 8वां लाभ है यह लक्ष्य की एकता को बढ़ावा देता है। क्या कहता है, यह लक्ष्य की एकता को बढ़ावा देता है। किसकी देता है, यह लक्ष्य की एकता को बढ़ावा देता है। 9वां लाभ हमारा कहता है कि यह प्राधिकार यानी अधिकार के अधिकरण में सहायक होता है। किसमें, अधिकार के अधिकरण में सहायक होता है। तो ये थे पद सोपान के लाभ। पद सोपान का लाभ यानी संगठन के एकीकरण और संबंध में औजार के रूप में कार्य करता है और संचार में एक माध्यम का कार्य करता है। सभी स्तरों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायता करता है। प्रभाव को छिन्न भिन्न होने से रोकता है और सभी स्तरों पर भीड़ भाड़ को कम करता है। निर्णय निर्माण में भी ये एक मदद करता है और फाइलों को आने ले जाने की प्रक्रिया को क्या बनाता है, एक सरल बनाने का कार्य भी करता है। लक्ष्य की एकता को बढ़ावा देने का कार्य पद सोपान के द्वारा होता है। पद सोपान प्राधिकरण के अधिकरण में सहायक होता है। किसमें, प्राधिकरण के अधिकरण में सहायक होता है। अब हम पद सोपान की हानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पद सोपान की हानियाँ क्या है। पद सोपान की हानियों में पहली हानि आती है लाल फीताशाही को जन्म देता है। यानी पद सोपान लाल फीताशाही को जन्म देता है। लाल फीताशाही क्या है, लाल फीताशाही वो है, ये लाल रंग की फाइलें होती हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में होती है, यानी सरकारी विभागों में होती है, जो कार्य में देरी करती है। जैसे कोई व्यक्ति का कार्य है उसमें देरी हो जाती है तो उनको लाल फाइल में बांध के ऊपर लाल कवर से बांध दिया जाता है, इसलिए लाल फीताशाही का जन्म होता है। यानी लाल रंग की फाइलें जो सरकारी विभागों में होती है और कार्य इनका अर्थ होता है यानी कार्यों में देरी होना। दूसरी हानि हमारी आती है लाल फीताशाही के बाद दूसरी हानि है हमारी निम्न स्तर के कर्मचारियों की पहल तथा उत्साह को मार देती है। यानी पद सोपानिक जो प्रक्रिया होती है, जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं उनकी पहल तथा उनके उत्साह को, एनर्जी को ख़त्म कर देती है। तीसरी हानि हमारी आती है यह संगठन के सदस्यों के बीच गतिमान मानव संबंध बनाने में अनुकूल नहीं है। यानी संगठन के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में गतिमान तथा मानव संबंध बनाने में ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चौथी हानि है यह संगठन को बेहद बेलोच बना देता है, यानी जटिल ला देता है, यानी जटिलता ला देता है। क्या ला देता है, ये जटिलता ला देता है। यह संगठन को बेलोच बना देता है और संगठन के सदस्यों के बीच में गतिमान मानव संबंध बनाने में अनुकूल नहीं होता है। पांचवी हानि है यह संगठन को बेहद लंबा बना देता है। यानी पद सोपानिक प्रक्रिया संगठन को एक बेहद लंबा बना देती है। क्या बना देती है, बेहद लंबा बना देती है। हमारी छठी हानि आती है यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंधों में औपचारिकता लाती है। यानी जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके संबंधों में औपचारिकता लाने का प्लान करती है। अगली हमारी हेडिंग आती है गैंगप्लैंक सिद्धांत। गैंगप्लैंक सिद्धांत क्या है। गैंगप्लैंक सिद्धांत हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। गैंगप्लैंक सिद्धांत यह एक हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। हेनरी फ्योल कहता है कि यह सिद्धांत हेनरी फ्योल के द्वारा गैंगप्लैंक सिद्धांत दिया गया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे
दोनों साइड यानी बीच में एक नदी बह रही है, दोनों साइड, एक साइड ए व्यक्ति और बीस यानी दोनों साइड, यानी एक साइड तो ये नदी बीच में बह रही है। ए व्यक्ति बी व्यक्ति, ए व्यक्ति बी व्यक्ति के पास आना चाहता है तो वो ये घूम कर आएगा। कैसे आएगा? घूम कर आएगा, तो उसको नारा टाइम लगेगा। या फिर ए व्यक्ति नदी की जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से घूमकर बी व्यक्ति के पास आएगा तो वो उसमें देरी हो जाएगी। या फिर तीसरा कारण है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति के पास वो नदी में तैर कर जाएगा तो वो डूब जाएगा तो वो मर भी सकता है। तो उस व्यक्ति के माइंड में यानी मस्तिष्क में एक आइडिया आया, उसने सोचा है कि इस नदी के ऊपर एक पुल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? एक पुल यानी सेतु बना दिया जाए। उसने एक सेतु बनाया। क्या बनाया उसने? एक सेतु बना दिया गया। सेतु बना यानी उस सेतु या पुल के ऊपर वो ए व्यक्ति उसके ऊपर होके बी व्यक्ति के पास मिलने आ गया है। तो गैंग प्लैंक का सिद्धांत ये पद सोपान में एक पुल या सेतु का कार्य करता है। क्या करता है? एक पुल व सेतु का कार्य करता है। गैंग प्लैंक का सिद्धांत पद सोपान में एक पुल व सेतु का कार्य करता है। गैंग प्लैंक सिद्धांत पर पद सोपान कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। गैंग प्लैंक सिद्धांत का पद सोपान की कमियों को दूर करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया था। गैंग प्लैंक सिद्धांत एक सेतु का कार्य करता है। क्या करता है? एक सेतु का कार्य करता है। अगला हमारी हेडिंग आती है, फिफ्नर तथा शेरवुड के अनुसार पद सोपान को 4 भागों में बांटा गया है। फिफ्नर व शेरवुड ने पद सोपान को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिफ्नर तथा शेरवुड कहते हैं पद सोपान को हम 4 भागों में बांटा है। पहला है कार्य आधारित पद सोपान। उन्होंने पहले कार्य आधारित पद सोपान में बांटा है। दूसरा है रैंक आधारित पद सोपान यानी पद आधारित पद सोपान। जैसे कर्मचारियों की पदों के आधार पर उनकी किस पद पर रैंकिंग है तो उनके आधार पर ही पद सोपान को बांटा गया है। तीसरा है कौशल आधारित पद सोपान। कर्मचारियों में स्किल यानी कौशल आधारित पद सोपान पे भी बांटा गया है। चौथा है वेतन आधारित पद सोपान। कौन सा? वेतन आधारित पद सोपान। तो इस प्रकार फिफ्नर व शेरवुड ने पद सोपान को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? कुल 4 भागों में बांटा गया है। कार्य आधारित पद सोपान, रैंक आधारित पद सोपान, कौशल आधारित पद सोपान, वेतन आधारित पद सोपान। कुल मिलाकर यानी फिफ्नर व शेरवुड ने पद सोपान को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।